हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो आज बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो हम क्लास 12 का 11 चैप्टर स्टार्ट किए थे बायोटेक्नोलॉजी, उसका स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए और आज देखिए लास्ट टॉपिक के ऊपर पहुँच गए। तो चलिए देखते हैं लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ना है। सबसे लास्ट टॉपिक में पढ़ना है बायो रिएक्टर्स। क्या पढ़ना है? बायो रिएक्टर्स। और ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं ये भी बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब इसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि ये होता है प्लाज्मिक डीएनए। ये क्या होता है? प्लाज्मिक डीएनए। और इसमें हम क्या जोड़ते हैं? मेन डीएनए जोड़ते हैं, इंसुलिन वाला। क्या जोड़ते हैं? मेन डीएनए। फिर इसको कहाँ डाला जाता है? ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है। किस बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है? ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाला जाता है, ठीक है। जब इसको ई कोलाई बैक्टीरिया के, जब इस प्लाज्मिड को ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे, अब इस ई कोलाई बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? पुनर्योजक बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया? पुनर्योजक बैक्टीरिया। याद है ना, अगर बैक्टीरिया में कुछ नहीं डाला तो आरूपांतरण बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया में सिर्फ प्लाज्मिड डाला तो रूपांतरण बैक्टीरिया, अगर प्लाज्मिड में, अगर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड भी डाला और डीएनए भी डाला तो क्या होगा? पुनर्योजक बैक्टीरिया। वो आजकल शादी का टाइम है तो डीजे वगैरह जाते रहता है, इसीलिए हम रात में वीडियो बनाते हैं, लेकिन डीजे रात में भी जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या किया जाए? कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पीछे भी रिमिक्स चलेगा। आप लोग ज़्यादा फोकस इधर दीजिएगा, ये नहीं जानने का कोशिश कीजिएगा कि कौन सा गाना बज रहा है, ठीक ना। छोड़िए, उससे कोई मतलब नहीं। तो हमने क्या किया? प्लाज्मिड डीएनए के साथ मेन डीएनए जोड़ा और इसको कहाँ डाल दिया? ई कोलाई के अंदर। अब इस बैक्टीरिया को क्या बोले? पुनर्योजक बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया? पुनर्योजक बैक्टीरिया। तो इसमें प्लाज्मिड डीएनए भी है और मेन डीएनए भी है। अब क्या इसके अंदर प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा? इस मेन डीएनए से पहले क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, और फिर इस आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तो क्या होगा? ये मेन डीएनए खुद को एक्सप्रेस करेगा, इस पे जो भी जीन है खुद को एक्सप्रेस करेगा और प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। चाहत प्रोटीन बनेगा, ठीक है। तो ये जो बायो रिएक्टर है, ये हम करना क्या चाहते हैं? इस बैक्टीरिया के अंदर जो भी प्रोटीन बनता है वो कम मात्रा में बनता है, तो इसको पहले क्या किया जाता है? छोटे मीडियम में, मतलब एक परखनली में इसको, इस बैक्टीरिया को उगाया जाता है। ये मान लीजिए इसके अंदर डाल दिए। अब इस बैक्टीरिया को एक परखनली में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? एक बीकर के अंदर उगाया जाता है और उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा को चेक किया जाता है। प्रोटीन की मात्रा को चेक किया जाता है कि कितना प्रोटीन बना, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं? 10 लीटर, कम से कम 10 लीटर तक में इसको किया जाता है कि हमको 10 लीटर प्रोटीन बन सके, ठीक है ना। 10 लीटर के बड़े टंकी में इसको किया जाता है, ठीक है। और उसमें ये सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है बायोरिएक्टर के जैसा ही। किसके जैसा? बायोरिएक्टर के जैसा। उसमें क्या क्या पता कर लेते हैं कि पीएच मान कितना है, कितने पीएच मान देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बनेगा, किस तापमान पे ज़्यादा प्रोटीन बन रहा है, ऑक्सीजन का लेवल का स्तर क्या है, ठीक है ना। जीवाणुरोधी वायु देंगे। तो सारा कुछ क्या करते हैं? ऑप्टिमाइज कर लेते हैं पहले ही, छोटे मात्रा में करके देख लेते हैं, ठीक है। जब छोटे मात्रा में करके सब कुछ देख लेते हैं कि कितना पीएच पर ये अच्छा सा प्रोटीन बना देगा, कितने तापमान पे अच्छा प्रोटीन बना देगा, कितना इसमें ऑक्सीजन लेवल देगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बना पाएगा, तो ये सब पहले छोटे लेवल पे इसको मेंटेन कर लिया जाता है 10 लीटर तक में, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया जाता है? बायो रिएक्टर अपनाया जाता है। उसके बाद क्या अपनाया जाता है? बायो रिएक्टर। और बायो रिएक्टर कुछ नहीं, ये 100 लीटर से लेकर के 1000 लीटर तक के बड़ा टंकी होता है, बड़ा टैंक होता है, स्टील का, स्टील वेसल होता है, बड़ा टैंक होता है, ठीक है ना। और इसमें ये सारा कुछ सेटअप होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बायो रिएक्टर मशीन। कैसा मशीन है ये? बायो रिएक्टर मशीन, ठीक है। और इस मशीन में सेटअप क्या क्या होता है देख लीजिए। ये है वाष्प निर्जीकरण, और ये क्या है? पीएच नियमन, पीएच तथा तापमान नियमन होता है। और इसमें एक मोटर लगा हुआ होता है और इसमें बहुत सारा क्या लगा होता है? चपटा प्रेरक और फेन तोड़ने वाला पंखी लगा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद नीचे में क्या है? जीवाणुरोधी वायु। नीचे से क्या देते हैं? जीवाणुरोधी वायु देते हैं, ओके। अरे यार, शादी वाला डीजे भी नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। तो इधर से जीवाणुरोधी वायु जा रहा है।
तो बायोरिएक्टर में बेसिकली करते क्या है, ये कुछ नहीं है। बायोरिएक्टर क्या है, एक मशीन है, एक बहुत बड़ा टंकी होता है, ठीक है ना। इसमें 100 लीटर से लेकर के 1000 लीटर तक प्रोटीन बनाया जाता है। इतना बड़ा टैंक लिया जाता है। अच्छा, इसे बनाते कैसे हैं, कैसे करते हैं, प्रक्रिया देखिए। इसमें ये सारा सेटअप लगा देते हैं, जो भी सेटअप लगाना है बायोरिएक्टर में सारा सेटअप लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसके अंदर पोषण माध्यम दिया जाता है। कौन सा माध्यम दिया जाता है, पोषण माध्यम। ये कौन सा माध्यम है, पोषण माध्यम, ठीक है। पोषण माध्यम दे दिए। जब पोषण माध्यम देते हैं और इसमें डालते हैं पुनर्योजक बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया, पुनर्योजक वाला ई कोलाई बैक्टीरिया। तो इसके अंदर बहुत सारे पुनर्योजक वाला ई कोलाई बैक्टीरिया को डाल दिया जाता है, इसी पोषण माध्यम में डाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, जब इस पुनर्योजक बैक्टीरिया को पोषण माध्यम दिया जा रहा है, बहुत सारा पीएच तापमान को नियंत्रित किया जा रहा है, तापमान को नियंत्रित किया जा रहा है और जीवाणुरोधी वायु भी दिया जा रहा है, तो इस बैक्टीरिया को, पुनर्योजक बैक्टीरिया को अच्छा कंडीशन मिलने पर, ऐसे भी ये प्रोटीन बनाता है लेकिन अच्छा कंडीशन मिलने पर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन बना पाता है, ठीक है ना। तो यही सब चेक किया जाता है कि कितने तापमान पर, कितने पीएच पर, कितना O2 लेवल पर बैक्टीरिया जो है, पुनर्योजक बैक्टीरिया कितना जल्दी अच्छा से अच्छा प्रोटीन बनाता है। तो इसको शुरू में 7 टाइम तक चलाया जाता है, मतलब 7 मिनट तक चलाया जाता है, ठीक है ना। उसमें से पता किया जाता है कि कितना बना कितना नहीं बना। इस प्रकार से बायोरिएक्टर का सेटअप होता है। बायोरिएक्टर में कुछ नहीं, इसमें सारा कुछ भर दीजिए, सारा सेटअप भर दीजिए, इसमें पोषण मात्रा भी भर दीजिए और ये वाला पुनर्योजक बैक्टीरिया भी भर दीजिए। पुनर्योजक बैक्टीरिया मतलब ई कोलाई के अंदर क्या क्या डाला हुआ है, प्लाज्मिड डीएनए डाला हुआ है और मेन डीएनए डाला हुआ है। तो जितना भी ई कोलाई बैक्टीरिया है यहाँ पर, इसमें क्या क्या डाला होगा, प्लाज्मिड डीएनए और मेन डीएनए डाला होगा। तो जब मेन डीएनए होगा और इसको पोषण मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, अच्छा तापमान मिल रहा है, इसका पीएच नियंत्रित है, तो क्या होता है, इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जब सब कुछ हो जाता है तो इस बैक्टीरिया से क्या करते हैं, प्रोटीन को निकालते हैं। इस बैक्टीरिया से प्रोटीन को निकालते हैं। किस विधि द्वारा निकालते हैं, या तो फिल्टर करके निकालते हैं या तो अपकेंद्रण यंत्र द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा। याद है ना, अगर जो सेंट्रीफ्यूगेशन को घुमाते थे तो भारी चीज़ नीचे और हल्का चीज़ ऊपर हो जाता था, ठीक है। उसी प्रकार से इस बैक्टीरिया से क्या करता है, प्रोटीन को बाहर निकाला जाता है। जब प्रोटीन को बाहर निकाल लेते हैं तो उसका किया जाता है, इसका बड़े मात्रा में दवाई वगैरह बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एंजाइम बनाया जाता है, ठीक है। तो बायोरिएक्टर में अगर जो पूछेगा परीक्षा में तो क्या लिखा है, अधिक जैव मात्रा के उत्पादन से, अधिक जैव मात्रा के उत्पादन से वांछित प्रोटीन के अधिक उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। बायोरिएक्टर किसके लिए उपयोगी होता है, अधिक जैव मात्रा के उत्पादन से वांछित प्रोटीन के अधिक उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। तो बायोरिएक्टर कुछ नहीं है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनता है, लेकिन हमको प्रोटीन बनाना है बहुत ज़्यादा मात्रा में, 1000 से 100 लीटर तक बनाना है। तो इसको सबसे पहले छोटे लेवल पे कर लेते हैं, सब कुछ पता कर लेते हैं, ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, पहले छोटे स्तर पे करते हैं। क्यों, क्योंकि हमको आगे खतरा से बचे, आगे जो नुकसान होगा उससे बचे। हमको पहले ही पता चल जाएगा कि इतने तापमान पे, इतने पोषण पे इतना अच्छा प्रोटीन बन सकता है, तो इसमें ज़्यादा पोषण देने की आवश्यकता क्या है, इसमें ज़्यादा वायु देने की आवश्यकता क्या है, इसमें ज़्यादा पीएच देने की आवश्यकता क्या है, नहीं है। जब हमको पहले से पता चल रहा है कि हमको फिक्स इतना ही देना है तो उतना ही देते हैं। उससे क्या होता है, पैसा का कम खर्चा होता है, ठीक है ना, स्रोत का कम खर्चा होता है और ये फ़ायदेमंद भी होता है। हो सके अनदेखे डाल दे डायरेक्ट बड़े वाले में और कम से कम प्रोटीन बने जो कि फ़ायदा नहीं हो, उससे ज़्यादा पोषण ही खर्चा हो गया तो फ़ायदा नहीं होगा। जब लास्ट में क्या होता है, इस सभी बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बन जाता है भारी मात्रा में, उसके बाद इस बैक्टीरिया से प्रोटीन को अलग किया जाता है और उसको पैक करके मार्केट में सेलिंग किया जाता है, औषधि के रूप में, दवाई के रूप में। उसका अलग अलग प्रयोग होता है और उसका विशेष मात्रा में अधिक उत्पादन में क्या बनाया जाता है, उसका एंजाइम बनाया जाता है। उस प्रोटीन से क्या बनाया जाता है, एंजाइम बनाया जाता है, ठीक है। अगर यही वाला जो प्लाज्मिक डीएनए है और मेन डीएनए है उस व्यक्ति के अंदर डाल देंगे, किस व्यक्ति के अंदर,
जिसमें इंसुलिन नहीं बन रहा था। क्या नहीं बन रहा था? इंसुलिन नहीं बन रहा था। तो जब उसमें इंसुलिन नहीं बन रहा था, इसका मतलब उसको कौन सा रोग था? चिनिया बीमारी था, ठीक है ना। क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि अगर इंसुलिन रहता तो उसके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर इंसुलिन की कमी हो गई। किसकी कमी हो गई? इंसुलिन की कमी हो गई। इसीलिए तो हम दूसरे जीव से इंसुलिन को निकाले काट करके और प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिए। फिर इस प्लाज्मिड को माइक्रो इंजेक्शन विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा? माइक्रो इंजेक्शन विधि द्वारा जंतु कोशिका में डाला जाता है, जंतु कोशिका के केंद्रक में पहुंचाया जाता है। तो इसको मान लीजिए हम माइक्रो इंजेक्शन द्वारा किसी मानव के जंतु कोशिका के केंद्रक के अंदर पहुंचा दिए। अब क्या होगा? उसके अंदर प्रोटीन बनने लगेगा। कौन सा प्रोटीन? इंसुलिन वाला डाले हैं तो इंसुलिन बन जाएगा। जब इंसुलिन बनेगा तो उसके ब्लड लेवल में जो भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी होगी, जो भी चिनिया का बीमारी होगा, वो बीमारी क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में यही होता है। शुरू में ही बताए थे कि मानव के जीवन में गुणवत्ता में सुधार के लिए बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो मानव के जीवन में गुणवत्ता में सुधार हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल हुई। कैसे हुई? कोई जीव बीमार था, उसमें वो जीन डाल दिए दूसरे जीव से निकाल करके, तो वो जीव क्या हो गया? ठीक हो गया, उसमें प्रॉपर तरीके से प्रोटीन बनने लगा। अगर जो आपको अलग तरीके से भी प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए क्या अपनाना होगा? बायोरिएक्टर अपनाना होगा। बायोरिएक्टर में भी दो तरीके से होता है, एक ओपन वाला होता है, एक क्लोज वाला होता है। तो ये जो सिस्टम है ये क्लोज वाला सिस्टम है। कैसा वाला है? क्लोज वाला। ओपन वाला में क्या होता है? एक ओर से हम पोषण माध्यम डालते जाते हैं और दूसरे ओर से बैक्टीरिया को निकालते जाते हैं और उससे प्रोटीन को अलग करते जाते हैं। उसमें क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन बनता है। उसमें खुला वाले में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन बनता है, इसमें कम मात्रा में प्रोटीन बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कचरा भी जमा हो जाता है। क्या जमा हो जाता है? कचरा भी। जब कचरा जमा हो जाता है तो इसको साफ भी किया जाता है, सर्फ द्वारा साफ किया जाता है, जिसे बोलते हैं वाष्प निर्जीवीकरण। क्या बोलते हैं? वाष्प निर्जीवीकरण। अच्छा, एक और बात, इसमें सिर्फ ई कोलाई बैक्टीरिया ही होना चाहिए। इसमें क्या डाले? ई कोलाई बैक्टीरिया। और उस ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या डाला हुआ है? प्लाज्मिड डीएनए और मेरा इंसुलिन वाला डीएनए डाला हुआ, ताकि उससे प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उसके अंदर कौन सा हवा डालते हैं? जीवाणुरोधी हवा। कौन सा हवा? जीवाणुरोधी हवा। मतलब जिस हवा में किसी भी प्रकार का जीवाणु ना हो। अगर उस हवा में जीवाणु होगा तो बैक्टीरिया के साथ साथ अलग अलग जीवाणु भी उगने लगेगा। तो ये तो गलत बात है भाई साहब। और यहाँ पे पोषण माध्यम है तो दूसरा बैक्टीरिया यहाँ पे वृद्धि करने लगेगा, तो उसमें तो मेरा चाहत वाला प्रोटीन नहीं है, तो उसमें तो दूसरा प्रोटीन बनने लगेगा। इसीलिए क्या करते हैं? इसके अंदर कौन सा वायु डालते हैं? जीवाणुरोधी वायु डालते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चैप्टर पूरी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग एक एक करके हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझे होंगे, सबको रिलेट कर दिए कि ये चैप्टर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग भी दौड़ाना है तो दौड़ा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हमने किया गया, एक जीव से किसी जीन को निकाला। कैसे निकाला जीन को? सबसे पहले कोशिका भित्ति आया, उसको काट दिए, उसको डीएनए को अलग किए। डीएनए को जब अलग किए तो बहुत बड़ा डीएनए था, हमको चाहिए छोटा वाला डीएनए। तो उसके लिए प्रतिबंधन एंजाइम से उस डीएनए को काट दिया छोटा छोटा टुकड़ा में, फिर उसको अलग किए। किस विधि द्वारा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा, जेल का विद्युत उपकरण द्वारा अलग किया, ठीक है। फिर जब अलग कर दिए तो उसका बहुत सारा कॉपी बना लिए। किस विधि द्वारा? पीसीआर द्वारा। जब पीसीआर द्वारा बहुत सारा कॉपी बना दिए ताकि हमको बार बार ना काटना पड़े, उस प्रकार से अब क्या करते हैं? उसको प्लाज्मिड वेक्टर के साथ उसे जोड़ दिया जाता है। प्लाज्मिड वेक्टर को कैसे काट के जोड़ते हैं? जिस एंजाइम की मदद से डीएनए को काटे थे, उसी एंजाइम की मदद से प्लाज्मिड को काटते हैं। 4 चिपचिपा छोर बनता है, 2 को काम वाला 2 को बेकार वाला। तो इसमें भी 2 काम वाला बनता है, इसमें भी 2 काम वाला बनता है, इसमें भी 2 बेकार वाला बनता है, इसमें भी 2 बेकार वाला बनता है। तो दोनों के काम वाला चिपचिपा छोर को जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्लाज्मिड डीएनए के साथ क्या जुड़ जाता है? मेन डीएनए जुड़ जाता है। और प्लाज्मिड डीएनए की क्या क्या विशेषता होता है, वहाँ का क्या क्या विशेषता होता है, ये सारा कुछ बता चुके हैं क्लियर में, ठीक है ना। फिर इसको कहाँ डालते हैं? किसी ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। तो यहाँ पे एक सवाल आया था कि इस डीएनए को हम डायरेक्ट बैक्टीरिया के अंदर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि डीएनए कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक होता है। उसके लिए हमने क्या किया? रूपांतरण किया। क्या किया?
ये देख लीजिए, प्लाज्मिड डीएनए को मेन डीएनए के साथ किस में डाल रहे हैं, ई कोलाई में। तो ये किसके द्वारा करते हैं, रूपांतरण द्वारा करते हैं। किसके द्वारा, रूपांतरण द्वारा। रूपांतरण में क्या करते थे, पोषण माध्यम में उगा करके कैल्शियम प्लस दिया जाता था, Ca+2 आयन से संसाधित किया जाता था, जिसके कारण बैक्टीरिया के चारों ओर कैल्शियम आ जाता था। क्या आ जाता था, कैल्शियम। इसके कारण इसमें डीएनए अंदर की ओर प्रवेश करता था। कभी इसको ठंडा करते थे, कभी 47 डिग्री पे गर्म करते थे, कभी बर्फ़ के टुकड़ों पे सिलियों पे रखते थे। इस प्रकार से क्या हुआ, धीरे धीरे डीएनए कहाँ प्रवेश कर गया, अंदर। लेकिन अगर हमको इसको, अगर प्लाज्मिक डीएनए को और मेन डीएनए को ये तो बैक्टीरिया के अंदर भेजे तो किस विधि द्वारा, रूपांतरण विधि द्वारा। अगर जंतु कोशिका में भेजना हो तो माइक्रो इंजेक्शन द्वारा। अगर पादप कोशिका में भेजना हो तो बायोलिस्टिक जीन गन मेथड द्वारा, ठीक है। अगर पेड़ पौधा दोनों में कराना हो तो एक और होता है आरोप जनित वाहक। तो इस प्रकार से हमने सारा पढ़ लिया था, ठीक है। हाँ, अगर बैक्टीरिया में कुछ नहीं डाले तो उसको अरूपांतरण बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया में सिर्फ प्लाज्मिड डाल दिए तो उसको रूपांतरण बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड के साथ साथ मेन डीएनए भी डाल दिए, चाहत वाला डीएनए भी डाल दिए, उसको बोलते हैं पुनर्योजक बैक्टीरिया। और इसी पुनर्योजक बैक्टीरिया को बड़े से टंकी में बहुत सारे पोषण माध्यम देकर के उगाया जाता है, जिसके सहारे बहुत सारे प्रोटीन का निर्माण होता है। और उस प्रोटीन को अलग करके मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उससे औषधि बनाया जाता है, उससे कई प्रकार का एंजाइम बनाया जाता है, बहुत सारा दवाई है, उसको मार्केट में सेल किया जाता है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरा बायोटेक्नोलॉजी होता है आपका चैप्टर समाप्त। अब मेरे पढ़ाने के बाद क्या कीजिए, आप एनसीईआरटी को पढ़िए। किसको पढ़िए, जो इस चैप्टर का एनसीईआरटी है उसको रीडिंग दीजिए। और उम्मीद करते हैं और ये आशा देते हैं कि एक भी लाइन नहीं छोड़े एनसीईआरटी का, सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और मेरा ये यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाने का जरिया यही होता है कि आप अपने दोस्तों को, आप अपने भाई बहनों को के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जिनको भी बायोलॉजी में कुछ जानकारी चाहिए, अगर जो उनको लगता है, आपको लगता है कि कुछ फ़ायदे वाले कंटेंट हम देते हैं, तो आप उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए कि लो भाई साहब एक वीडियो देखिए, कैसा लगता है देखने में, कैसा पढ़ाई होता है, देखिए समझिए क्या होता है। अच्छा लगे तो भी ठीक, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक, ये मेरा काम है, हमको करना है। कोई देखे या ना देखे तो ठीक है, लेकिन इसका मोटिव तो होना चाहिए, इसका फ़ायदा तो होना चाहिए, ठीक है ना। जो भी है भाई बहन दोस्त, जो भी है, जो भी बायोलॉजी पढ़ता है उसके पास ये वीडियो शेयर कीजिए। चाहे वो कहीं पढ़ता हो, चाहे वो कहीं नहीं पढ़ता हो। अगर मान लीजिए पढ़ता भी है तो क्या होता है, जब चैप्टर ख़त्म होता है तो 3 महीना जब बचता है टाइम, तो उसमें क्या किया जाता है, रिवीजन। क्या किया जाता है, रिवीजन। और रिवीजन में होता है क्या, क्लास तो बंद हो गया, क्लास क्या होता है लास्ट में बंद हो जाता है। जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो ऑफलाइन भी क्लास बंद हो जाता है। उसमें अगर हमको पढ़ते टाइम या रिवीजन करते टाइम कहीं पे कुछ मिस्टेक हो जाए तो मेरा क्या होगा, सारा टॉपिक का वीडियो उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में जाएंगे और देखेंगे कौन सा टॉपिक में हमको दिक्कत है, उस टॉपिक का नाम पढ़ेंगे और उसको टिपेंगे तो आधा घंटा का लेक्चर देख करके अपने डाउट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें ये 11वां चैप्टर था, तो अगला क्या पढ़ेंगे, 12वां चैप्टर। तो जल्द ही 11 के बाद 12वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं अगले नए चैप्टर में, 12वां चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।